हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 40 को समझेंगे। सेक्शन 40 में बात है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। यानी कि जो भी विलेज के अधिकारी कहिए या फिर विलेज के पुलिस ऑफिसर्स कहिए, है ना, उनको रिपोर्ट देनी है। किसको रिपोर्ट देनी है, कौन कौन से ऑफेंसेस में रिपोर्ट देनी है ग्राम की, तो वही इस सेक्शन में बता रखा है। तो आपको वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखना है कि विलेज ऑफिसर्स की बात कौन से सेक्शन में की गई है, तो सेक्शन नंबर है 40। अब इसमें जो बात ये है वो यहाँ पर क्लियर है कि इतने इसमें बहुत सारे ऑफेंस की लिस्ट दे रखी है। यानी कि देखिए A to F सब सेक्शन 1 में है आपका, और 2 के बाद जो है आपका और 3 क्लॉज है इसमें 1 to 3 करके। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे एकदम पढ़ेंगे तो आपको रीड आउट करना है बस, जस्ट, और कुछ नहीं करना। कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो विलेज ऑफिसर्स है कि वो किन किन ऑफेंस की रिपोर्ट देगा मजिस्ट्रेट को, है ना। कोई डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ सेक्शन नंबर पूछेगा कि वो कौन सा सेक्शन है जिसमें कि विलेज ऑफिसर्स की बात की गई है। और जो इसमें अंदर है, मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ, वो ये है कि जो भी आपके ग्राम में घटनाएं घटती हैं तो उनको आपको मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये घटनाएं घट रही हैं। तो क्या होगा, ये जो इसमें दे रखे हैं ना कि किस किस तरह की कोई चुराई हुई संपत्ति है, या किसी ने कुछ सेक्शन 144, 145, है ना, इस तरह से किसी ने कोई क्राइम किया है या कर रहा है व्हाटएवर, तो उन सारी चीजों की मजिस्ट्रेट को आप सूचना देंगे, नहीं तो पुलिस वाले को देंगे। इतना ही है इसमें, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इससे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। अब यहाँ बात आती है चैप्टर 5 की अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें से एग्जाम जरूर बनता है, हर हाल में बनता है। तो एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि गिरफ्तारी कौन कौन कर सकता है और किस तरह से गिरफ्तारी होती है, और किन किन लोगों को कौन गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो नहीं की तो यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो बात ये कि कर ही सकते हैं कोई भी। अब वो कौन है वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी काम को करने का पर्पस क्या है। आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई आप वो, नहीं तो वो जाके कुछ और कांड कर देगा, कोई और अपराध कर देगा। तो बेहतर ये कि आप उसे अरेस्ट करें और अंदर डालें या कुछ भी है जिससे कि वो दूसरे अपराध को अंजाम ना दे पाए। तो ये तो हो गया पर्पस इन सिंपल लैंग्वेज। अब देखिए, अब एक जनरल बात ये है कि पुलिस जो है, पुलिस के भी कुछ राइट्स है ना। अपराध को देखते हुए उसको कुछ इस तरह के राइट्स दे दिए गए हैं। तो अरेस्ट करने की जब बात आती है तो अरेस्ट विद वारंट भी होता है और विदाउट वारंट भी होता है। वो कौन से सेक्शन होते हैं जिसमें विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे 41, जो कि अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको, एंड 42, और आगे भी सेक्शन है। अब उसके बाद आता है अरेस्ट बाय पुलिस, ठीक है, विदाउट अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट। जैसे कि मैंने बोला अरेस्ट विद वारंट और विदाउट वारंट भी होता है। अब ये जो सेक्शन में हम पढ़ेंगे अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट, वो किस तरह से होता है विदाउट वारंट, वही। उसके बाद है भाई पुलिस वालों ने कर लिया गिरफ्तार, अब और तो वही नहीं करेगा, करेगा क्यों नहीं करेगा, आपको बताया ना, पुलिस मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के भी काम करने के तरीके हैं। तो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन भी होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर सकता है, किन किन सिचुएशन में आपको बता दिए गए, आगे और बता दूंगी। फिर अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट भी होता है, मजिस्ट्रेट खुद से भी कर सकता है, सू एंड मोटो भी कर सकता है, आपको अरेस्ट कर लेगा या करवाएगा, जो भी करेगा, मतलब कर सकता है। मजिस्ट्रेट का ध्यान रखिएगा। वो सारे हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस बात का कि कौन आपको अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद है अरेस्ट ऑफ वुमेन। वुमेन को किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन। चलो अपने आपने अरेस्ट तो कर लिया, जिसको अरेस्ट किया उसके कुछ राइट्स भी तो होंगे ना, उसकी भी तो कुछ मतलब वो हो गया, अधिकार होंगे, वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान रखना इसमें सबसेक्शन केवल 2 है, लेकिन इन 2 सबसेक्शंस में ही बहुत सारे पॉइंट हैं। पूरा 10 नंबर निकालेगा आपका इसमें से ना, क्वेश्चन का निकलेगा। अब इसमें जो सबसेक्शन 1 है उसमें आपके काफी सारे क्लॉज हैं, A B करके ना, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें एक एक वर्ड, 1 वर्ड करके आप इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सेक्शन 41 क्या समझाना चाह रहा है। तो पहली बात, सेक्शन 41 ये कह रहा है भाई अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट। क्यों विदाउट वारंट अरेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आपने काम ऐसा कर दिया।
कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया आपने, इसलिए करेंगे आपको विदाउट वारंट। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो यही लिखा है, पुलिस बिना वारंट के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। वो कौन सी कंडीशन होगी? तो इसमें जो ए और बी है ना सबसेक्शन 1 का, वो अमेंडेड है 2008 से, ठीक है। तो पुलिस की मौजूदगी में यानी उसकी प्रेजेंस में आपने कोई क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो देन इन दैट केस पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। बी कहता है कि जिसके खिलाफ कोई एक रीजनेबल कंप्लेंट की गई है। अगर किसी के खिलाफ, अगर आप सपोज आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपके पास की कोई एक कंप्लेंट लेके आए विद रीजनेबल ग्राउंड, है ना, तो क्या है, पुलिस ऑफिसर को भी यानी आपको एक विश्वसनीय सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे ये जो आदमी है तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है, मारने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, ठीक है। तो रीजनेबल शंका हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात ध्यान रखना कि इसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो भी पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर सकेगी। अब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को आप अगर ऐसे याद ना हो ना तो रट लीजिए घूम घूम के, क्योंकि ये तो आपको याद करने बहुत जरूरी है एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, नहीं तो आपका लॉ करने कोई फायदा नहीं है। अब उसके बाद है जब, इसमें भी क्या बात ध्यान रखनी है, जब केस 3 से 7 साल की सजा का हो, 7 से ज्यादा ना हो, फॉलोइंग कंडीशन में वो क्या क्या करेगा। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। जरूरी है उसको अरेस्ट करना, ठीक है। पुलिस अधिकारी को, हिंदी में पढ़ रही हूँ, ये समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है भाई इस आदमी को जल्दी पकड़ लो। तो कंडीशन कौन सी है, फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली बात ये, जो उसको कंप्लेंट मिली थी उसके बेसिस पर, ठीक है, या ये कहना अदर वर्ड्स, जो इन्फॉर्मेशन मिली उस आधार पर पुलिस ये मानेगी कि इसने जो है आदमी ने ये अपराध किया है, इसलिए भाई हम उसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे। और इसका जो 2 का ए है, 2 का ए में लिखा है, पुलिस को ऐसा लगता है कि देखो, आप लैंग्वेज को बाद में पढ़ लेना, मैं आपको समझा दे रही हूँ। पुलिस को ऐसा लगता है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब अरेस्ट करना जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इसलिए कि कहीं कुछ दूसरी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, कोई दूसरा ऑफेंस ना कर दे, इसीलिए इसे जल्दी से अरेस्ट करो। जैसे कि सपोज वो पुलिस से भागने के लिए क्या कर रहा है, पुलिस से बचने के लिए भाग रहा है, पुलिस से बचने के लिए भागते हुए उसके कोई सामने आ गया, ठीक है, उसके कोई सामने आ गया तो क्या है, उसने उसी को पकड़ लिया कि मैं इसे मार दूंगा, नहीं तो मुझे छोड़ दो, है ना, मुझे भागने दो, तो हो गया ना दूसरा अपराध। इस तरह वो भाग भी गया या उसने उसको मार दिया, तो इसीलिए पुलिस के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो हर हाल में एक्यूज को गिरफ्तार कर ले। तो इसमें बी है, 2 का बी बता रही हूँ, जो उसने ऑफेंस किया है, जिसकी उसको सूचना मिली है, यानी पुलिस वाले को, उस पर अगर वो किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो निम्न कारणों से कर रहा है कि आगे वो ऐसे ऑफेंस ना करने पाए और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो जाए, इसलिए वो गिरफ्तार कर रहा है। ये बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद है टेम्परिंग ऑफ सच एविडेंस, ठीक है। टेम्परिंग ऑफ सच एविडेंस से मतलब ये है, सी देखिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने से दूर रखने के लिए, निवृत्त रखने के लिए, मतलब वो कहीं एविडेंस के साथ वो ना कर दे ना, एविडेंस को खत्म ना कर दे, कहीं कागजों को बदल ना दे या कहीं कुछ का कुछ ना कर दे, तो पुलिस को जरूरी लगता है, जरूरी समझेगा तो इस बात के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है। आप ये नहीं कहेंगे जी आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैंने क्या किया, हमें शक है कि आप क्या करेंगे, आप जो है साक्ष्य को गायब कर देंगे, इसीलिए आपको अरेस्ट करेंगे। उसके बाद डी कहता है, अगर कोई विटनेस है उस अपराध के लिए, अगर कोई विटनेस है, जैसे कि बहुत सारे केस भी ऐसे होते हैं आपको पता है, तो क्या करते हैं, धमकी दे देता है उसको जो एक्यूज्ड है कि मैं तेरे को नहीं, या तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, नहीं तो तुझे मारूंगा अगर तू कुछ बोला तो ये भी एक वो है, मुद्दा है अरेस्ट करने का। अगर कोई विटनेस है उसको भी आप डरा धमका ना दे कि कोर्ट में मत जाना, मेरे खिलाफ अगर बोला या तो मैं तुझे मार दूंगा, वही है एंड ऑल जो मैं बोल रही हूँ, पैसे का लालच दिया कि चुप रहे एक्सेट्रा, इसीलिए करें भाई गिरफ्तार करो इसे। उसके बाद ई कहता है पुलिस, इसका एक एक पॉइंट लेना, एक एक पॉइंट लेंगे तभी याद रहेगा ये। उसके बाद ई है, पुलिस ऑफिसर इस बात के लिए भी उसको अरेस्ट कर सकता है कि आपकी प्रेजेंस में, कि आपकी उपस्थिति में कोर्ट में, जब आपकी जो प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस है कोर्ट में जब जरूरी होगी तब वो लगानी पड़ेगी, और फिर आपका भरोसा नहीं है कि आप कहीं भाग ना जाए, ठीक है। इस तरह का डाउट है आप पे तो भी आपको अरेस्ट कर सकता है। और अगर
पुलिस वाला किसी सूचना के तहत अरेस्ट कर रहा है तब उसको क्या करेगा, तब उसको वो है रीजन रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में। मतलब अगर वो किसी और वजह से अरेस्ट कर रहा है तो वो राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेगा कि मैं इस आदमी को क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस वजह से इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए उसको रीजन बताने पड़ेंगे। अब इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो जो है इसका 2010 में आया है। अगर पुलिस वाले को लगता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ठीक है, कॉग्निजेबल तो है बट फिर भी गिरफ्तार नहीं करता, तो क्या करेगा, तो भी उसका कारण लिखेगा। जैसे सपोज उसी को मारने लग जाए वो एक्यूज्ड पुलिस वाले कोई, और वो पुलिस वाला जान बचा के भाग रहा है अपनी, तो फिर बताएगा जी भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है इसलिए मुझे भागना पड़ा, इसलिए मैं उसे अरेस्ट नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पे जो प्रोविजो में आपको याद रखना वो ये है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड, किसके थ्रू, बाय पुलिस ऑफिसर। क्यों नहीं किया अरेस्ट आपने, आप बताइए तो सही, आपके सामने से अपराधी भाग गया। अब इसके बाद BA है, BA में है 7 साल से ज्यादा की अपराध की सजा में भी बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के जाकर भी उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अभी तक तो मैंने क्या बोला था आपको कि 7 साल की सजा हो, 7 से ज्यादा ना हो, लेकिन इसमें BA में बता रहा है कि 7 साल से ज्यादा की अपराध की सजा में भी बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन में जाकर भी उसको अरेस्ट कर सकता है जिसके खिलाफ सूचना मिली है। वो इसीलिए ना कि कुछ और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए भाई फालतू में। उसके बाद अगर वो उद्घोषित अपराधी है, ठीक है, उद्घोषित अपराधी समझते हैं ना हम, जो हम आगे पढ़े पीछे भी बताया था मैंने आपको, उद्घोषित अपराधी क्या हो चुका है, डिक्लेरेशन हो गया है, या ये कहे प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर को भी अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, बहुत जरूरी है उसका तो अरेस्ट करना। ठीक है, अब देखिए, जनहित में जारी या तो किसी एक्ट या कोड के अधीन राज्य सरकार ने या तो किसी राज्य सरकार ने किया है, नहीं भी किया तो जनहित में जारी या किसी एक्ट या कोड के अधीन राज्य सरकार ने किया प्रोक्लेम उसे, क्योंकि जो मामले हैं प्रिवेंटिव ऑफेंस है, प्रिवेंटिव ऑफेंस के एक्ट होते हैं उसके तहत करेगा। मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट पर्सन कर रहा है, ठीक इसी तरीके से भले ही उसको नहीं करना था, उसके पास वारंट नहीं था, लेकिन उसको एक उद्घोषित अपराधी घोषित तो कर दिया गया है, इसीलिए तो उसके पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह कि भाई कहीं भी आदमी मिले तो आप उसे पकड़ के लाओ तो हम आपको इतना इनाम देंगे, तो उसके तहत भी वो उसको कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑफेंस की या फिर प्रिवेंटिव ऑफेंस की जो एक्ट्स होते हैं उसके तहत भी वो उसको अरेस्ट कर सकता है। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जहां बात हो उद्घोषित अपराधी की। उसके बाद इसका C और फिर D, हाँ, कोई ऐसा पर्सन है कि जो किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को रखे हुए है या फिर उसके कब्जे में स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब मिल गई आपको, आपके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोर है जो एक्यूज्ड है तो उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है वो कितने की होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो है स्टोलन प्रॉपर्टी अगर किसी के पास मिलती है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। इसका ये कहता है अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपना काम कर रहा है ना, अपनी सारी चीजों को कर रहा है और आप उसको परेशान कर रहे हैं, आप उसके काम में बाधा बन रहे हैं, तो भी आपको पकड़ेगा। कहाँ जाओगे आप, पुलिस वाले को इतने राइट्स मिले हुए हैं उस चीज के लिए, भाई अपने काम के लिए कर रहे हैं, वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो ऊपर से वो उनको फोर्सफुली डांट पड़ेगी। तो इतनी बात ठीक है। उसके बाद E के बाद F आता है। F में लिखा है आर्म फोर्स का कोई ऐसा मेंबर ऑफिसर जो कि आर्म फोर्स को बगैर बताए जॉब को छोड़ के भाग गया। जैसे कि बताना तो चाहिए ना, जो वहां का इंचार्ज है उसको बताना चाहिए, बिना उसको बताया भाग गया, ठीक है, अब बिना उसको बताया भाग गया, पुलिस को पता चला तो उसको पकड़ेगी। भाई ये हो गया ना, भाई आर्म फोर्स आपको ढूंढ रहा है इसीलिए आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, इसलिए आपको भागना नहीं है, छोड़ना है तो बता के जाना है। उसके बाद आता है आपका F के बाद G, अगर कोई डाउट है या इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर कंप्लेंट हुई है XYZ कुछ भी, ठीक है, कि जो पर्सन है वो भारत के बाहर कोई क्राइम करने जा रहा है, जो कि भारत में ऑफेंस अगर होता तो वो एक्ट करता, ठीक है, मीन आपके देश में अगर वो ऑफेंस है तो वो बाहर में भी वही माना जाएगा, तो भी आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको कर सकते हैं, मतलब है ना, अरेस्ट कर सकता है, ध्यान रखना। H आता है, जहां H में लिखा है जब कन्विक्शन ठहराया जाता है, जब कन्विक्शन ठहराया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, तब
कभी भी उसको पेड पे छोड़ा जाता है। कुछ कंडीशन है, अगर वैलिड है तो उसको छोड़ा जाता है या छोड़ा गया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जैसे संजय दत्त को पैरोल पे छोड़ा गया ना, तो वही सब। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि जब बात हो कि उसको पैरोल पे छोड़ा गया, ठीक है, तो उस पैरोल के तहत भी जो शर्तें हैं उसके तहत उसको छोड़ा जाता है, या फिर स्पेसिफिकली छोड़ा गया। तो यहाँ 365 का सबसेक्शन 5 आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिना बताए अपना घर चेंज कर रहे हैं और आप पुलिस वाले को नहीं बताते और आप पैरोल पे छोड़े गए हैं या बेल बाय डिफॉल्ट पे हैं आप, ठीक है, अगर आप बेल बाय डिफॉल्ट है तो भी, और आपको पुलिस को, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आपको पुलिस को बताना, तब आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए अगर आपने नहीं बताया, वॉयलेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद आई में है दिल्ली में क्राइम। एक सेकेंड, है ना, हाँ मतलब वही है, समझने की चीजें इसमें। आई में जैसे कि एग्जाम्पल है, दिल्ली में आपने क्राइम किया और आप भाग गए कहीं और, ठीक है। अब दिल्ली की जो पुलिस है वो आपको पकड़ रही है, दिल्ली की पुलिस आपको पकड़ रही है और आप निकले कहीं के कहीं, ठीक है। आप कहीं के कहीं निकले तो क्या होगा कि जहां पर आप किसी दूसरे स्टेट में पकड़े गए हैं, वहां की जो पुलिस है ना, वहां की जो पुलिस है वो यहाँ की पुलिस की क्या करेगी, मदद करेगी इस चीज के लिए कि भाई आप जो है उसको पकड़ कर दो, ठीक है। यही लिखा हुआ है आपका, आप इसको देखिए, देखो ध्यान से देखो, आई है आपका इसमें, आई जो है ना, आई में यही लिखा हुआ है, फॉर हुज अरेस्ट बाय रिक्विजिशन वेदर राइटिंग और ओरल हैज बीन received from another police officer provided that the requisition की बात है, specifies the person to be arrested and the offense or other cause for person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। मतलब रिक्वेस्ट करेगी कि इस तरह से हमारा एक जो एक्यूज्ड है वो आपके स्टेट में आ गया, तो आप उसको प्लीज हमें सौंप दीजिए। तो जो भी वहां की पुलिस होगी वो उसको मदद करेगी और वो उसको पकड़ के उसको दे देगी, क्योंकि पुलिस तो पुलिस ही है, ठीक है। तो पुलिस वाले की तो मदद करेगी, जैसे वकील की करेंगे। अब उसके बाद इसमें सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 जो है 2008 में अमेंड किया गया है। उसमें एक सेकेंड, इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 42, अगर कोई पर्सन एनसीआर जैसी कोई रिपोर्ट है ना, एनसीआर समझते हैं ना, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, तो बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा, सबसेक्शन 2 में यही दिया गया है। देखिए लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, non-cognizable offense against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आप इस तरह की नहीं करेंगे काम, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कह दिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कह दिया, सेम थिंग। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। बाकी का इसमें 41A, B और C हम आगे करते हैं।